नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्रयास ईडियो विद अंकित। जी हां, मैं हूं अंकित और आपके लिए लेकर आया हूं आज एक नया अध्याय जिसका नाम है प्रारंभिक मुस्लिम आक्रांता। जी हां, आज हम बात करेंगे उन 3 प्रारंभिक मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में जिन्होंने भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया था, जिनमें शामिल होंगे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसके पहले का जो वीडियो हमारा था वो मौर्य साम्राज्य पे आधारित था। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 1 है, 7वीं शताब्दी के मध्य में किसने भारत में घुसने का असफल प्रयास किया? आपके ऑप्शन हैं ए अरबों ने, बी मंगोलों ने, सी अंग्रेज़ों ने या फिर डी चीनियों ने। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि अरबों ने। अरबों ने यानी कि अरब के जो मुसलमान थे उन्होंने सबसे पहले भारत पे आक्रमण करने का प्रयास किया था। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया? आपके ऑप्शन हैं ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी मोहम्मद बिन कासिम या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? आपके ऑप्शन हैं ए 700 ईस्वी, बी 612 ईस्वी, सी 825 ईस्वी या फिर डी 712 ईस्वी। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि 712 ईस्वी। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? आपके ऑप्शन हैं ए राजा दाहिर, बी राजा जयसिंह, सी राजा मान सिंह या फिर डी राजा जयचंद। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि राजा दाहिर। यानी कि जब अरबों का आक्रमण हुआ था उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, किसकी मृत्यु हो जाने के कारण अरबों का भारत में राज्य स्थापित न हो सका? आपके ऑप्शन हैं ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी अल्पतगीन या फिर डी मोहम्मद बिन कासिम। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। असल में जब अरबों का आक्रमण हुआ था, यानी कि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण किया था तो सिंध के कुछ प्रांतों को इसने जीत लिया था और धीरे धीरे भारत पे अरबों का शासन स्थापित हो रहा था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की उसी समय मृत्यु हो जाती है और जो भारत में जो इनका राज्य स्थापित होने वाला था वो नहीं हो सका। चलिए चलते प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी सुबुक्तगीन या फिर डी अल्पतगीन। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि अल्पतगीन। अल्पतगीन जो था वो एक तुर्क सरदार था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए महमूद गजनवी, बी सुबुक्तगीन, सी मोहम्मद गोरी या फिर डी बलबन। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि सुबुक्तगीन। यानी कि अल्पतगीन का जो गुलाम और दामाद था वो सुबुक्तगीन था। चलिए चलते प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, महमूद के पिता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन हैं ए सुबुक्तगीन, बी अल्पतगीन, सी मोहम्मद बिन कासिम या फिर डी मोहम्मद गोरी। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए सुबुक्तगीन। देखिए इसमें से जो पिछले 2 प्रश्न हैं, यानी कि अल्पतगीन जिसमें नाम आया था, यानी कि अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था, और एक और प्रश्न जो गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसमें जो अल्पतगीन होता है वो गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है और फिर जो अल्पतगीन जो होता है वो अपने गुलाम जिसका नाम सुबुक्तगीन होता है उस गुलाम को अपना दामाद बना लेता है और फिर अपना जो शासन था गजनी का उसे सौंप देता है। यानी कि उसकी मृत्यु के बाद गजनी का शासन
उसके हाथ में हस्तांतरित हो जाता है, यानी कि सुबुक्तगीन के। और ये जो सुबुक्तगीन होता है वो महमूद गजनवी का पिता होता है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि महमूद गजनवी के नाम से आप लोग परिचित होंगे, लेकिन ये जो सुबुक्तगीन और अल्पतगीन है ये पहली बार, या आप लोग इसके नाम से उतना अधिक परिचित नहीं होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इसे बताना सही रहेगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, अपने पिता के शासनकाल में महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? आपके ऑप्शन हैं ए सिंध, बी खुरासान, सी मंगोलिया या फिर डी अरब। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि खुरासान। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? आपके ऑप्शन हैं ए 10 बार, बी 15 बार, सी 21 बार या फिर डी 17 बार। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि 17 बार। यानी कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित करना नहीं था, बल्कि लूटना था। यानी कि भारत को लूटना था। उसका मुख्य उद्देश्य भारत में आना और इसे लूटकर यहाँ से धन अपने साम्राज्य में, यानी कि गजनी साम्राज्य में ले जाना था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? आपके ऑप्शन हैं ए 1200 ईस्वी, बी 1206 ईस्वी, सी 712 ईस्वी या फिर डी 1001 ईस्वी। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि 1001 ईस्वी। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं ए खुरासान का युद्ध, बी सोमनाथ मंदिर का युद्ध, सी तराइन का युद्ध या फिर डी सिंध आक्रमण। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब है बी, यानी कि सोमनाथ मंदिर का युद्ध। यानी कि जो सोमनाथ मंदिर का जो युद्ध हुआ था 1025 ईस्वी में, वह महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमणों में से एक है। इसमें बहुत अधिक लोग मारे गए थे और महमूद गजनवी के सैनिकों ने सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया था और वहाँ के एक विशाल भंडार था, यानी कि खजाने से भरा हुआ जो मंदिर था वो उसे लूटकर अपने साथ ले गया। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, महमूद ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? आपके ऑप्शन हैं ए 1001 ईस्वी, बी 997 ईस्वी, सी 1030 ईस्वी या फिर डी 1025 ईस्वी। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि 1025 ईस्वी। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए कुतुबुद्दीन, बी मोइनुद्दीन, सी गयासुद्दीन या फिर डी बलबन। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि मोइनुद्दीन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? आपके ऑप्शन हैं ए 1206 ईस्वी, बी 1191 ईस्वी, सी 1192 ईस्वी या फिर डी 1175 ईस्वी। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, मोहम्मद गोरी ने जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था वो 1175 ईस्वी में किया था, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1206 ईस्वी, बी 1126 ईस्वी, सी 1191 ईस्वी या फिर डी 1194 ईस्वी। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि 1191 ईस्वी। यानी कि 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और यह किसके किसके मध्य हुआ था? यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। मोहम्मद गोरी घायल अवस्था में यहाँ से भागता है अपने सैनिकों के साथ और पृथ्वीराज चौहान उन्हें जाने देते हैं, क्योंकि उस समय जो था भारत में वह एक धर्म युद्ध की प्रथा चलती थी कि भागते हुए शत्रुओं पे कभी आक्रमण नहीं करना है, और कई सारी प्रथाएं थीं जो युद्ध से संबंधित थी। तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें जाने दिया और यही सबसे बड़ी उनकी गलती साबित हुई, क्योंकि दोबारा 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी लौट कर आता है। चलिए चलते प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1126 ईस्वी, बी 1194 ईस्वी, सी 1192 ईस्वी या फिर डी 1191 ईस्वी। तो बताएं अपने जवाब।
जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि 1192 ईस्वी में। यानी कि जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और जो गौरी होता है वो अपने सैनिकों के साथ भारत को छोड़कर भाग जाता है। लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं जाता है, वह दोबारा आता है भारत में, यानी कि 1 साल के बाद फिर से वह 1192 ईस्वी में भारत में आता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1126 ईस्वी, बी 1206 ईस्वी, सी 1191 ईस्वी या फिर डी 1194 ईस्वी। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि 1194 ईस्वी। यह युद्ध जयचंद और गौरी के मध्य होता है, जिसमें जयचंद की हत्या हो जाती है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, मोहम्मद गौरी ने भारत के विजित प्रदेशों का शासन किसे सौंप दिया था? आपके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी मानसिंह या फिर डी इल्तुतमिश। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि जब मोहम्मद गौरी भारत के कुछ क्षेत्रों को जीत लेता है, खासकर जब वह दिल्ली के शासन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो मोहम्मद गौरी अपने गुलाम को, यानी कि उसका ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका गुलाम था, उसे यहाँ का शासन सौंप के वह वापस लौट जाता है। इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो 3 प्राथमिक मुस्लिम आक्रांता थे, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, इन तीनों ने भारत पे शासन नहीं किया। यानी कि मोहम्मद गौरी का मकसद तो था भारत पे शासन करने का, लेकिन वह शासन व्यवस्था जो था वह अपने गुलाम के माध्यम से यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। इसीलिए यहाँ के प्रदेशों को जीतने के बाद उसने कुतुबुद्दीन को सौंप दिया। और इसमें जो पहला शासक था, यानी कि जो अरब का शासक जो यहाँ पे आक्रमण किया था, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम, वह कुछ ही राज्यों पे, यानी कि वह सीमा प्रांत राज्यों को ही केवल जीत पाया था। सिंध तक ही उसकी शासन व्यवस्था स्थापित हो पाई थी, लेकिन बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका शासन व्यवस्था समाप्त हो जाता है। वो 712 ईस्वी की बात थी। उसके बाद भारत में मुस्लिम आक्रांताओं का जो सबसे खतरनाक आक्रमण होता है, यानी कि सबसे भयावह आक्रमण होता है, वह महमूद गजनवी द्वारा किया जाता है। और उसका मकसद अपने धर्म का प्रचार, यानी कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना और यहाँ भारत को लूटना उसका मुख्य उद्देश्य था। उसका भारत पे शासन करने का इरादा नहीं था। उसका मुख्य उद्देश्य भारत को लूटना और यहाँ के अपार संपत्ति को अपने राज्य में ले जाना था। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे साथ आगे भी बना रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अब अपनी अगले वीडियो में।